नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के एनालिसिस बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि जिन टॉपिक से सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का एक समावेश आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप देखने वाले हैं यहाँ पर 80 प्रश्न जो हैं ये आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो रहेंगे जो हमारा आज के इस वीडियो में शामिल है। तो आप देख सकते हैं, आपने पेपर के जो एनालिसिस होंगे देखे होंगे, तो यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा के रूपरेखा 2005 से लगातार ही इसमें प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही साथ लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, वान हेले से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है, मूल्यांकन से और समावेशी शिक्षा से। साथ ही साथ आगे बात करें तो आरटी के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं और सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सभी टॉपिक जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे इन प्रश्नों की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हम फटाफट देखने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, वान हेले के स्तर का जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वो यह है। तो यहाँ पर वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह यह है। संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामिति चिंतन या फिर डी है भिन्न। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं वो है ज्यामिति चिंतन की ओर, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न भी वान हेले से संबंधित लगातार पेपर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। समावेशी शिक्षा हर दिन ही पूछी जा रही है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण होती है? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, वहां पर विकल्प कुछ और भी हो सकते हैं, तो आप प्रश्न को थोड़ा सा समझ करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। 4 विकल्प आपके सामने, आप भी अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो बच्चों के प्रति संवेदनशीलता शिक्षक के लिए होना ही चाहिए, छात्रों के लिए धैर्य स्नेह और छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखिए समावेशी शिक्षा में शिक्षक की जो विशेषता होगी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगी यहाँ पर इस प्रश्न के विकल्प के लिए। और बात करते हैं विकल्प डी, इसके लिए यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सफल समावेशन के लिए क्षमता निर्माण की कमी या फिर माता पिता की कोई भागीदारी नहीं, पृथक्करण, संवेदीकरण। तो देखिए सफल समावेशन के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है, वो होता है संवेदीकरण, यानी कि संवेदनशीलता। और विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है हमारा NIVH, इससे संबंधित है। देखिए समावेशी शिक्षा जब भी आएगी ना, तो वहां पर आपको दिव्यांग बच्चों से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा उन्हीं के लिए जो बात करती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा NIVH इससे संबंधित है। तो देखिए NIVH जो है ये किससे संबंधित होगा? श्रवण बाधा, दृष्टि बाधा, गामक बाधा या फिर मानसिक बीमारी। चारों विकल्प आपके सामने है, आप भी अपना आकलन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर NIVH जो है ये इससे संबंधित होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये संबंधित होगा दृष्टि बाधा से। जी हाँ, दृष्टि बाधा से संबंधित होगा, क्योंकि NIVH का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। तो देखिए विजुअली हैंडीकैप्ड, जैसे आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं VH पर, है ना, तो V का मतलब है यहाँ पर विजुअली और H का मतलब होता है हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पर विजुअली मतलब कि दृष्टि बाधा से संबंधित जो बच्चा अक्षम है, किसी भी प्रकार की उसकी अक्षमता उसके अंदर है ना। और NI का मतलब हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पर दृष्टि बाधा से संबंधित ये रहेगा और बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अक्षम बच्चे का क्या अर्थ होता है? तो देखिए अक्षम बच्चा हम किसको कह सकते हैं? संवेदी व शारीरिक दुर्बलताओं वाले सभी बच्चे या फिर भावनात्मक समस्याएं, बौद्धिक दुर्बलता वाले सभी बच्चे। तो देखिए अक्षम बच्चा जो होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि शारीरिक रूप से हो सकता है, इसके साथ में बौद्धिक दुर्बलता वाला भी हो सकता है, भावनात्मक समस्याएं भी उस बच्चे को हो सकती है। और सी विकल्प में देखें तो ए और बी दोनों दिए हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर हमारा बन जाता है इसके अंदर सी विकल्प, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, किस वर्ष को विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 1981, 86, 1990 और 1990। तो बात करें तो विकलांग जनों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है वो माना जाता है विकल्प नंबर ए। यहाँ पर हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा, है ना। ये
जो होगा 1981 को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। विकल्प है इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें तो गणित से संबंधित अक्षमता से संबंधित जो होती है इसे क्या कहा जाता है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। गणित संबंधी अक्षमता, देखिए डिस्पोटिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए गणित संबंधी अक्षमता यानी कि गणित में जो कैलकुलेशन संबंधित अक्षमता बच्चे को होती है उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, है ना। कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन संबंधी अक्षमता। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं है उसे हमें देखना है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना, बिल्कुल ये विशेषता होना चाहिए। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियमों को कठोरता से पालन करना। और सी है यहाँ पर छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पर नई संकल्पना देने के लिए समय के नियमों को कठोरता से पालन करना, ये इसमें विशेषता नहीं होना चाहिए। विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कक्षा 2 के छात्र 44 को लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। देखिए ये प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित है ना, आकलन से संबंधित है। तो उनकी कापियों में हम सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त रूप विनिमय से समझाएंगे और उसको उस समय रखेंगे या उसके सामने रखेंगे जिसने सही लिखा है। और डी है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो देखिए जब बच्चा कक्षा 2 का है निश्चित रूप से और वो 44 को लिखने के लिए कहा गया, तो उसने कुछ इस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ पर बच्चे को अभी समझ नहीं है, तो इसलिए उससे बच्चे को यहाँ पर निश्चित रूप से हम मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम से समझाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि बच्चे को कुछ मूर्त रूपों का परिचय दे करके हम बच्चे को समझा सकते हैं कि 44 का मतलब ये होता है, तब बच्चा चीज़ को थोड़ा आसानी से समझ पाए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभा, दार्शनिक, सृजनशीलता या फिर कुशलता। बहुत अच्छी सी सामान्य बात है। यहाँ पर बच्चा है प्लास्टिक की थैलियों से कुछ कलात्मक वस्तुएं बना रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है सृजनशील बच्चा है, सृजनात्मकता को दर्शा रहा है ना। विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, IEDSS 2009 क्या है। तो यहाँ पर हम देखें, इसे थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लें तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। IE और DSS, अब थोड़ा सा आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो IEDSS जो है ये क्या है। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए, प्रारंभिक स्कूल के बच्चों के लिए, माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए, फिर उच्च शिक्षा के बच्चों के लिए। तो यदि बात करें तो ये जो IEDSS जो है ये है माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो IEDSS जो होता है ये यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर जो विकलांग बच्चे होते हैं ना उनके लिए समावेशी शिक्षा है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, जिसे कहा गया है IEDSS। तो यहाँ पर माध्यमिक, राष्ट्रीय माध्यमिक स्तर पर निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना है और उसी योजना को कहा जाता है IEDSS। चलिए, जो कि माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है। विकल्प सी इसके लिए सही होगा। और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। विकलांग व्यक्तियों पर के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है UNCRPD 2006 सभी अक्षम व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित ये करता है, तो यहां पर यदि हम देखें इसे, सभी मानवाधिकारों का पूर्ण और समान आनंद, निहित गरिमा का सम्मान, मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम कह सकते हैं डी उपरोक्त सभी इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी पाठ्यक्रम को ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, लचीला, सहयोगात्मक या विविध। तो देखिए समावेशी पाठ्यक्रम जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित होगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। तो यहाँ पर विकल्प ए इसके लिए ठीक है, यानी कि सही होगा। आगे देखें, समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में यह शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बच्चों को मुख्य धारा में लाना, छात्रों के बीच भेदभाव, व्यक्तिगत अंतर को महत्व या व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पर छात्रों के बीच भेदभाव जो है किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी समावेशी शिक्षा में।
तो विकल्प बी ही इसके लिए ठीक है, जो कि यहाँ पर शामिल नहीं होगा समावेशी शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा आता है, बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC 1986 के अनुसार एक बच्चे का मतलब वह प्रत्येक मनुष्य है जिसकी आयु, तो देखिए बच्चा कहा गया है, तो बच्चा निश्चित रूप से कितने वर्ष का होता है, तो बच्चा उसी कह सकते हैं जो कि 18 वर्ष से कम होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे का मतलब होगा वह व्यक्ति या वह मनुष्य जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, और विकल्प डी ये हमें बता रहा है, तो निश्चित रूप से यही हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। शिक्षा का अधिकार RT 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच अनिवार्य शिक्षा का समर्थन करता है। किस वर्ग के बच्चों की शिक्षा का समर्थन ये करता है? तो देखिए अक्षम बच्चों, वंचित समूह के बच्चों, कमजोर वर्ग के बच्चों, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए एक आपने जो RT सुना होगा, जो 25% बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंतर्गत जो है शिक्षा अध्ययनरत रहते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो 25% है वो एक कोटा है जो कि RT के तहत स्कूलों में रखा जाता है। पर यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा का समर्थन जो है ना वो सभी वर्ग के बच्चों के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अक्षम हो चाहे वंचित हो, कमजोर वर्ग हो, सभी प्रकार के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का समर्थन करता है RT। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा, इसमें डी विकल्प है। आगे देखें और अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? अब देखिए यहाँ पर NCF 2005 से प्रश्न है हमारा अगला, और जिसमें बताया गया संख्यात्मक कौशलों का विकास, परिकलन का मापन पढ़ाना, बीजगणित पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं की शिक्षा। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य देखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो विकल्प होगा वो तो होगा ए वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। अब यदि हम बात करें कि स्कूली शिक्षा में गणित के में व्यापक और संकीर्ण दो तरह के उद्देश्य हुआ करते हैं। जैसे कि संकीर्ण उद्देश्य की बात करें तो इसमें संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना व संख्यात्मक संख्याएं, संचलन, माप, दशमलव आदि प्रतिशत से संबंधित होता है। और व्यापक उद्देश्य की हम बात करें यदि इस गणित के शिक्षण में, तो व्यापक उद्देश्य में समस्या समाधान है ना, अनुमान और सन्निकटन है, अनुकूलन है, प्रारूपों का उपयोग है, तर्क और प्रमाण है, संबंध बनाना, गणितीय संचार वगैरह जो होते हैं ये इसके व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न आता है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है वो प्राप्त किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर विद्यार्थी है आकृतियों के उपयोग से किसी भी सहायता से किसी चित्र की रचना करने के लिए कह रहा है। तो इस क्रियाकलाप से क्या उद्देश्य प्राप्त होगा? तो निश्चित रूप से इस क्रियाकलाप से यहाँ पर शिक्षक बच्चों में कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? ज्ञान, समझ, बोध, रचना, सृजन, अनुप्रयोग। देखिए बच्चे यहाँ पर क्रिएटिविटी या सृजनात्मक जो उद्देश्य है वो प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि जब वो कुछ रचना करेंगे। तो यहाँ पर विकल्प सी इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक रिक्त स्थान से बचती है। तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो होती है वो हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह से एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो होती है वो हमेशा बचती है। अब लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है वही जो रूढ़िवादिता होती है उससे संबंधित ये प्रश्न है, जहाँ पर लड़के लड़की में थोड़ा सा पक्षपात जो है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है और ये दर्शाता है। देखिए लड़कियों को वरीयता देना मतलब कि ये दर्शाता है, तो निश्चित रूप से ये लैंगिक पूर्वाग्रह को ही दर्शाता है। यही प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी सीटेट में लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप अच्छे से थोड़ा तैयार करके जाइएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो देखिए लिंग समानता का जो मानदंड हो सकता है ये हमें देखना है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, या फिर कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों के द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, या फिर कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना।
और साथ ही साथ बात करें तो कक्षा छात्राओं को विद्यालय के बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़के लड़कियों की संख्या की तुलना ये समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। आगे देखें, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत होगा। तो देखिए, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत क्या हो सकता है? लैंगिक विश्लेषण, लैंगिक अंधता या फिर लैंगिक असमानता, लैंगिक समानता। तो लैंगिक अंधता मतलब उसको अनदेखा करना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इसका विपरीत होगा लैंगिक संवेदनशीलता का। आगे देखें अगले प्रश्न से। तो एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 1970 के पहले प्रारंभिक कक्षाओं के लिए निर्मित अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में स्त्री पात्रों की अपेक्षा पुरुष पात्रों से संबंधित कहानियां 4 गुना अधिक होती थी। देखिए, यहाँ पर क्या बताया कि 1970 के पहले की यदि हम बात करें तो उसमें पुस्तकों में स्त्री पात्रों की संख्या पुरुष पात्रों से 4 गुना, मतलब पुरुषों की संख्या 4 गुना ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है? तो जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर पूर्वाग्रह। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरासर पक्षपात देखने को मिल रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा मिल रही है पात्रों के अंदर। तो ऐसा पुस्तक के अंदर हम देखते हैं तो पुस्तकों में हमेशा दोनों ही तरह के जो पात्र होते हैं या कैरेक्टर होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी कहानी होगी, कोई भी पाठ होगी, कोई भी, तो इस प्रकार से उसमें बराबर रूप से दोनों को समान रूप से रखा जाएगा। तो ये जब समान रूप से रखा जाए तो इसे जेंडर समानता कहते हैं, और जब कहीं कोई चीज़ ज़्यादा कम देखने को मिलती तो वही पक्षपात हो जाता है। तो पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें, प्राय माना जाता है कि आरती शारीरिक क्षमता में कमजोर है। तो देखिए, प्राय ये माना जाता है, मतलब अक्सर ऐसा माना जाता है। तो जब ऐसा माना जाता है तो ये एक प्रकार की लैंगिक रूढ़िवादिता है, मतलब आरती या लड़की को यहाँ पर कमजोर माना जा रहा है हमेशा, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। और पहला ही विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। तो बी में बताया लैंगिक भेदभाव, जेंडर भूमिका, जेंडर समानता, तो यहाँ पर यह पहला ही विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार रिक्त स्थान जेंडर को करते हैं और ये सीखने के वातावरण को रिक्त स्थान करता है। तो देखिए, प्रश्न थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखिए, जेंडर को रिक्त स्थान करते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं है, है ना। तो प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रकार से देखिएगा, शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रिक्त स्थान करते हैं और ये सीखने के वातावरण को रिक्त स्थान करता है। तो यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी जेंडर को रिक्त स्थान मतलब कि रूपांतरित करते हैं और ये सीखने को शुद्ध करता है। तो सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालकों का क्या विशेष लक्षण है? समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा या फिर समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो देखिए, सृजनशील जो बालक होते हैं उनका विशेष लक्षण होता है उनके अंदर प्रबल जिज्ञासा जो होती है वो देखने को मिलती है, वो अक्सर हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं। सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न की बात करें तो सृजनात्मकता विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नया अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी नए क्षेत्रों में है करता है, नए परिणाम निकालता है। उक्त कथन है किसका? स्किनर, गिलफोर्ड, स्टैन बिने का। तो ये जो कथन है ये यहाँ पर दिया है स्किनर ने और ऑप्शन ए इसके लिए सही है। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता क्या कहलाती है। तो देखिए, सामाजिक जो भूमिका है उसके कारण नहीं बल्कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताओं को क्या कहलाया जाता है। तो निश्चित रूप से इस यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 4 विकल्प इसके, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता या फिर जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा हमारा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता होती है, जिसमें सामाजिक भूमिकाओं के कारण नहीं संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताओं कहलाती है। चलिए, विकल्प सी इसके लिए ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आरटी 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो जिस पर ध्यान नहीं दिया गया उसकी बात करना है। तो देखिए, आरटी जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है और यहाँ पर 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की बात इसमें नहीं की गई है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो बी विकल्प होगा 14 वर्ष के बाद की शिक्षा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ें।
और अगले प्रश्न को देखें तो एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 62 विद्यार्थी हैं। आरटी के अनुसार 2009 के अनुसार यहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। तो देखिए अनुपात जो शिक्षक छात्र का होता है वो 1:30 होता है, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक। और उसी प्रकार से 2 बच्चों पर यहाँ पर निश्चित रूप से 60 बच्चे हो जाते हैं, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक हो जाते हैं। और 60 से जैसे एक बच्चा भी होगा, 2 बच्चा भी होगा, तो 62 हो रहे हैं, तो निश्चित 62 है, तो 3 शिक्षक की आवश्यकता यहाँ पर होगी। और पहला विकल्प जो है बता रहा है 3 शिक्षक, तो पहला विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए संबंधित शिक्षा संबंधित रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधित रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो क्या है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, या फिर सब पढ़े सब बड़े शिक्षा बिना बोझ के, वर्ल्ड प्लानिंग सोसाइटी। तो यहाँ पर यूनेस्को की बात की जा रही है, यूनिसेफ की नहीं की जा रही है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका जो रिपोर्ट है, शीर्षक है उसका, वो है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, और जिसका मतलब होता है, आप कहीं कहीं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में इस प्रकार से भी आ सकता है, सीखना भीतर का खजाना। ठीक है, भीतर का खजाना, ये इसका मतलब होगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन का। तो इस प्रकार से भी विकल्प आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, तो आरटी 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितनी प्रतिशत जो सीटें हैं निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। तो ये 25% होती है, और अब सिंपल सा प्रश्न है, अब सभी इसे जानते भी हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है। तो अभी हमने बात की कि 1:30 होता है, तो निश्चित रूप से डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है, जिसमें बताया गया है 1:30। चलिए आगे देखें और अगले प्रश्न को समझते हैं। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को समझें। तो यहाँ पर सृजनात्मकता संबंधित है किससे, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन, कलात्मक चिंतन से, या फिर स्वलित चिंतन से। तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित होगी सृजनात्मकता, पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर सृजनात्मकता परीक्षण में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सृजनात्मकता के जो परीक्षण है उसमें किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है। जलोटा और भाटिया, मुरे और मॉर्गन, बाकर, मेहंदी और पारसी, और वर्मा, श्रीवास्तव। तो यहाँ पर बाकर, मेहंदी और पारसी जो हैं, इन भारतीयों का परीक्षण जो है वो प्रसिद्ध है। सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सहायक नहीं होगा। खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए सृजनात्मकता जो है वो भाषण से नहीं मिलेगी, और बाकी खेल, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं, निश्चित रूप से इनमें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बी विकल्प जो होगा वो ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। देखिए सृजनात्मक उत्तर यानी कि बच्चे को थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ में अपना उत्तर बताने की छूट। तो जहाँ पर छूट मिलेगी, बच्चे थोड़ा कल्पनाशील होकर के अपने अपने स्तर से अपने अपने विचारों में उत्तर देंगे, और उसके लिए चाहिए हमें मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसके लिए बहुत आवश्यक होंगे सृजनात्मक उत्तरों के लिए। चलिए अगला प्रश्न आता है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मक तो विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है। 4 गुण जो है वो आपके सामने दे रखे हैं। पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, सूझ, विस्तार, समानता, सूझ, निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार। और डी वाले विकल्प को देखें तो जिसमें बताया निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार, और यही इसका उत्तर होगा, डी विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है। तो देखिए सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वे नैतिक होते हैं, वह बुद्धिमान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, मौलिक चिंतन करते हैं, वो चिंतनशील बच्चे होते हैं, और डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी, या फिर उनके अपने जीवन में कोई आगे उन्नति करने के लिए दुखी होगा, या फिर अपने स्वयं के सृजनात्मकशील संबंधित विचार व्यक्त करने में उनकी सहायता होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए बच्चे सृजनात्मक है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर क्या हो सकता है। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों को किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, या फिर बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना और उस विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है, मतलब एक बालिका से संबंधित प्रश्न है। और सी है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, और डी है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। तो देखिए जब बच्चे विस्तृत रूप से बच्चे का अवलोकन करना, जब बच्ची समस्याओं को हल करती है, और बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, सृजनशीलता के पोषण के हेतु अध्यापक अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए किस प्रकार, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, या सी है ABC दोनों, या डी है पुरस्कार केंद्रित। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, मौलिकता, परिवर्तनशीलता, उत्पादकता, नवीन ज्ञान की खोज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो परिवर्तनशीलता है ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आता है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों में सृजनात्मकता को प्रेरित करता है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर वो मॉडल जो सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करता है वो हमारा होगा रचनावादी मॉडल, और विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर होगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर डी में से सभी। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है विकल्प ए जो होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसे हम विचारवेश कह सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधियां बनानी चाहिए, उसकी बेहतर प्रदर्शन प्रतिज्ञा, या उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना, उसे परीक्षा में कृपांक देना, या फिर उसके अभिभावक से कहना कि मैं उसे स्कूल से निकाल दूंगा। देखिए बच्चा यहाँ पर कम उपलब्धि क्यों प्रदर्शित कर रहा है, उसके कारण का पता लगाना ही एक शिक्षक के लिए यहाँ पर गतिविधि बनानी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, सृजनात्मकता बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो एक सृजनात्मक बालक जो होता है उसमें खोजपूर्ण प्रगति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, सीमित रुचियां। तो बच्चे में सीमित रुचियां नहीं होंगे जो बालक सृजनात्मक बालक होगा, विकल्प डी इसके लिए उत्तर होगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम प्रति घंटे मतलब प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 40, 45, 50 या फिर 55 घंटे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये निश्चित रूप से प्रति सप्ताह 45 घंटे, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए आपदा प्रबंधन, जनगणना, पल्स पोलियो, उपरोक्त सभी। तो देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम जो होता है उसमें नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि पल्स पोलियो जो होता है वो एक जैसे स्वास्थ्य विभाग का कार्य होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं। तो यहाँ पर इसमें अध्याय और धाराओं की यदि बात करें तो 7 अध्याय हैं और 38 इसमें धाराएं हैं। बाकी मैं विकल्प को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सीधे उत्तर को देखें। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं जिसमें यहाँ पर आंकड़े से संबंधित हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का होगा।
अगले प्रश्न की बात करें, आरटी एक्ट 2009 में किस धारा के अंतर्गत कक्षा 8वीं तक वर्ष में कभी भी टीसी मांगने पर देने का उल्लेख है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें धारा 5 जो है उसमें किसी वर्ष कभी भी टीसी मांगने पर देने का उल्लेख है। अगला प्रश्न आता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। धारा 19, 20, 21 या फिर डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर जो इसका होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, धारा 21। आगे देखें, अगले प्रश्न की बात करें, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो सर्वप्रथम मांग थी ये किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित जो कानून है आरटी है, तो ये निश्चित रूप से काफ़ी समय से हम देख रहे हैं ये लागू हो चुका 2009 से, है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो ये इसकी जो बुनियादी शिक्षा की जो मांग की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को, बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC 1986 में कितने अनुच्छेद है? तो इसमें 25, 34, 42 या फिर 54? तो यहाँ पर होगा इसमें अनुच्छेद 54। समावेशी शिक्षा में UDL का क्या अर्थ होता है? देखिए UDL समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है ये। तो समावेशी शिक्षा में UDL का क्या अर्थ होगा? तो UDL का अर्थ जो होगा वो होगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, है ना। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सी विकल्प इसका उत्तर है। चलिए, विकलांग व्यक्ति PWD अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग व्यक्ति वह है जिसकी अक्षमता एक चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित कम से कम रिक्त स्थान हो। तो देखिए हम एक दिव्यांग किसे कह सकते हैं, तो जब उसकी दिव्यांगता जो है वो कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो लगभग 40% होना चाहिए, मतलब कि 40% होना चाहिए, और वो भी एक चिकित्सक जब सर्टिफाई करे तब। तो बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, समावेशी शिक्षा उपेक्षित समूह के शिक्षकों को सम्मिलित करती है, कक्षा में विविधता की सराहना करती है, सख्त प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, और डी है केवल विशिष्ट बच्चों के लिए है। तो देखिए समावेशी शिक्षा जो है कक्षा में विविधता की सराहना करती है, और बी विकल्प जो है वो इसके लिए एकदम राइट है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो यहाँ पर हम देखें तो ये नीति निर्देशक जो अनुच्छेद 45 है उस पर आधारित है, और विकल्प ए इसके लिए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिहीन बच्चों की कार्यात्मक सीमा नहीं है? तो यहाँ पर शैक्षिक मंदता, वाणी का धीमी गति से विकास, श्रवण बाधा, सामाजिक समायोजन की समस्या। तो देखिए बच्चे को यहाँ पर दृष्टिहीन बच्चों की कार्यात्मक सीमा नहीं है, वो श्रवण बाधा नहीं होगा, और विकल्प सी इसके लिए उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो रिक्त स्थान विकलांगों के मानकों को बनाए रखने के लिए विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें 4 विकल्प, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोठारी आयोग। तो यहाँ पर जो भी विकलांगता मानकों को बनाए रखने और विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण बनाने के लिए जिम्मेदार है वो है विकल्प बी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न की बात करें तो समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, सामर्थ्य विधि, समूह विधि या व्याख्यान विधि या सहयोगी शिक्षण विधि? तो देखिए जब बात हम समावेशी शिक्षा की कर रहे हैं तो उसमें सहयोगी शिक्षण विधि जो होगी वो सबसे अच्छी विधि होगी, और विकल्प डी जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रीय नीति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर अक्षम व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है उसके बारे में प्रश्न है ये। और 10 फरवरी 2000 को या फिर 10 फरवरी 2006 को, 10 फरवरी 2012 को, 10 फरवरी 2020 को। तो ये जो नीति थी, राष्ट्रीय नीति जो अक्षम व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 10 फरवरी 2006 को। और बी विकल्प जो होगा वो इसके लिए एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने एक सामान्य विद्यालय प्रणाली पर बल दिया जो किसी जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति आदि के बच्चों के लिए खुला हो? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग या फिर कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो यहां पर हम देखें तो ये बात जो की थी, ये की थी कोठारी आयोग, और विकल्प सी इसके लिए उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकलांगता का कारण नहीं हो सकता? सेरेब्रल शिथिलता, भावनात्मक बाधा, व्यवहारिक उत्तेजना या सांस्कृतिक कारक? तो सांस्कृतिक कारक जो है ये अधिगम विकलांगता के कारण नहीं हो सकते हैं, और विकल्प डी इसके लिए एकदम सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, PIED का क्या अर्थ होगा? तो देखिए PIED जो होगा इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होता है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, है ना, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। और ये हमें दे रखा है इसके अंदर ऑप्शन, पहले विकल्प में, ये बी वाले विकल्प लग गया है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। विकल्प ए जो होगा वो इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में बाधा के रूप में कार्य करता है? शिक्षकों का सकारात्मक रवैया, विद्यालय भवन में रैंप की उपलब्धता, सामाजिक भेदभाव, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो यहां पर हम कह सकते हैं सामाजिक जो भेदभाव है ये अधिगम में बाधा के रूप में कार्य करेगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, एक बच्चे में 2 या 2 से अधिक विकलांगता की उपस्थिति का मतलब क्या होगा? बहुविकलांगता, संयुक्त विकलांगता, अधिगम विकलांगता या गामक बाधा? तो निश्चित रूप से इसे बहुविकलांगता के नाम से हम जान सकते हैं, और विकल्प एस के लिए सही उत्तर होगा। इसमें शिक्षण प्रक्रिया ट्यूटर एमट्यूटी की मध्य होती है। ट्यूटर सहपाठी का उच्च कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है, तो यह प्रक्रिया शिक्षक की देखरेख में होती है। इसे हम क्या कहेंगे? सहकर्मी मित्र, सहकर्मी ट्यूटरिंग, सहकारिता अधिगम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो होगा सहकर्मी ट्यूटरिंग, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करें, इनके द्वारा बहु इंद्रिय अनुदेशन का मूल रूप बनाया गया था। तो एडगर डेल, यान पावलोव या सैमुअल ऑर्टन एंड एना गिलिगम और BF स्किनर? तो ये बनाया गया था एडगर डेल के द्वारा, और इन्होंने इससे संबंधित एक त्रिकोण भी दिया है ना, एक त्रिकोण भी इन्होंने बताया है, और विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? कक्षा के 4 दीवारों के भीतर अधिगम करना, समृद्ध पाठ्यक्रम बनाना ताकि पाठ्यपुस्तकों से आगे हो, परीक्षाओं में लचीलापन या अधिगम को रटन पद्धति से दूर करना? तो देखिए जो राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्या है NCF 2005, इसका मतलब सिर्फ विद्यार्थियों को कक्षा के भीतर सिखाना नहीं होता है, ना कि कक्षा के 4 दीवारी के भीतर नहीं होता है, शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना, विद्यार्थी को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो विकल्प ए जो है ये इसका सिद्धांत नहीं है, विकल्प ए, सिर्फ कक्षा के भीतर बच्चों को सिखाया जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमारे टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।